इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 अपवाह, जिसमें हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी में कौन कौन धाराएं मिलती हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करना। आपको अच्छा लगे तो आप 4 को और शेयर करना कि वो भी पढ़कर एग्जाम अपना क्रैक कर सके। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप एग्जाम क्रैक करने के लिए ही पढ़ो, नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हो। गंगा की मुख्य धाराएं भागीरथ गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहां से? भागीरथ गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। देवप्रयाग में मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहां से? हरिद्वार। हरिद्वार का नाम आप सब सुने हो। हरिद्वार से वो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर वह मैदानी भागों में प्रवेश करती है गंगा। और गंगा की रफ्तार इतनी तेज समझो कि अगर वो पहाड़ों के रास्ते हुए ना आगे गिरे ना तो समझ लो कि वहां पर इतनी बड़ी खाई कर देगा गंगा नदी कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। हमारे इतिहास में भी लिखा गया है, धार्मिक किताब में भी लिखा गया है, गंगा जब स्वर्ग से नीचे आ रही थी तो उसके प्रवाह को रोकने के लिए शंकर भगवान को गंगा जी को अपने जटा में पहले जटा पर गिराना पड़ा। जटा से होते हुए गंगा हिमालय से होते हुए वे मैदानी क्षेत्र में होते हुए चली गई पाताल लोक में। और पाताल लोक में जो 60,000 किसी राजा के पुत्र थे, उनको भागीरथ के कुल के लोग थे वो, तो वो उनके पूर्वज ही थे। तो भागीरथ ही वो तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न करके पिता ब्रह्मदेव से मांग कर वो धरती पर अवतरित करवाए थे। क्योंकि भागीरथ अपने पूर्वजों के मतलब मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर ला दिए। तो ये भागीरथ इसी तरह नाम नहीं पड़ा। भागीरथ ये वही इंसान है, वही राजा है जो घोर तपस्या करके शंकर भगवान और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर हिमालय से होते हुए धरती से पाताल लोक में ले गए थे। तो ये कोई कहानी भी हो सकती है और सही भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज हमें दिखता है वही सच नहीं होता है, जो चीज हमें नहीं दिखता है वह भी सच होता है। बिजली दिखता है, हमें नहीं दिखता है ना, फिर भी बिजली होता है कि नहीं होता है? होता है। और नहीं समझ में आता है बिजली तो किसी भी बोर्ड में उंगली डाल दो, उंगली कर दो, समझ में आ जाएगा कि बिजली है कि नहीं है। हवा हमको नहीं दिखता है, लेकिन हवा बहुत प्रेशर वाला होता है। पानी को हम देख सकते हैं, लेकिन पानी तो ऐसे भी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। तो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदी। कौन कौन नदी? यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदी आकर हमारे गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी किनारे से समानांतर बहती है, बराबर में बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और ये यमुना नदी इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा और गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय, ये देखो, ये नदियों का तंत्र है। आपके पास बुक है तो बुक में आप इसको देख सकते हो। ये सब जितना भी भाग है ये नदी का भाग है। दिल्ली से निकलने वाला यमुना नदी को अगर प्रवाह तेज कर दिया जाए तो ये तुरंत आकर गंगा नदी में मिल जाएगा। गंगा नदी से होते हुए सोन नदी से मिलते हुए ये बंगाल होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाएगा। लेकिन इसके लिए शासन तंत्र और हर तरीके के तंत्र को लागू करना जरूरी होता है। इसके लिए हर चीज को वैसे तौर तरीके से ढाला जाता है जिसके अनुसार हर समय एक अहम भूमिका निभाया जा सके। कोई भी आपत्ति हो, नो प्रॉब्लम। फिर से देखो, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय
ये देखो नदी मिल रहा है ना। देव पर्याय में भागीरथ एवं अलकनंदा का संगम। ये देव पर्याय में भागीरथ एवं अलकनंदा का संगम। ये देखो इधर से नदी आ रहा है, इधर को बह रहा है। ये संगम का अगर आप पानी भी उठा कर पीना चाहते हो ना तो आप पी सकते हो, इतना वहां का स्वादिष्ट पानी लगता है। और जड़ी बूटी कमाल का, ये सब पानी में जड़ी बूटी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये बहुत सारे जड़ी बूटियों को अपने में निचोड़ते, बहाते, काटते लाती है ना, इसलिए। नेपाल हिमालय से निकलती है। कौन सा नदी नेपाल हिमालय से निकलता है? घाघरा, गंडक तथा कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलता है। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना? नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों हैं, जैसे में प्रदूषणों के अभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और क्रियाकलाप को पूरा किया जा सके, क्योंकि नदी को बहुत गंदा कर दे रहा था फैक्ट्री। आप इस परियोजना के बारे में आप जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर आज कभी भी सर्च करो, वहां से आपको मिल सकता है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है गंगा नदी के कारण, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। जान और माल मतलब सामान और जिंदगी की नुकसान हो जाती है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ प्रदान करती है। क्या करती है? उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बनाती है। ये वही नदी है गंगा नदी। गंगा यमुना जहां से बहती है वहां पर खेती कभी भी अकाल नहीं आता है। उस देश में कभी अकाल नहीं आ सकता जिसमें गंगा और यमुना हो, ये बात याद रखना हमेशा। और बाढ़ के कारण ही जमीन उपजाऊ हो जाता है, भूमि पर कृषि करने लायक। प्रद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां जिसको बोलते हैं चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। सोन नदी के बारे में जानते हो, जहां से हम बालू को निकाल कर अलग अलग क्षेत्र में बिहार में बेचा जाता है, यूपी में बेचा जाता है। तो ये जो नदी है चंबल, बेतवा तथा सोन है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहां गंगा में मिल जाती है। और ये सोन नदी देखो यहाँ पर सोन, चंबल, बेतवा ये कहां पर आके मिलती है मैं दिखाता हूं ना। ये गंगा नदी है और ये आपको यमुना नदी है। यमुना नदी आकर यहाँ पर मिला गंगा नदी में, और ये गंगा नदी आकर यहाँ पर आता है। ये आपको रिविलगंज बिहार का एरिया होता है जहां पर गंगा यमुना का संगम होता है। गंगा यमुना शारदा नदी का संगम होता है। 3 नदियों का मतलब घाघरा, गंगा और सोन नदी का संगम होता है। और फिर यही बिहार में इंटर करते हुए कोसी नदी को जोड़ता है, और कोसी नदी से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और ये जो सोन नदी दिख रहा है, ये आपको सोन नदी में ही इधर का मध्य प्रदेश से और ओडिशा से आने वाली जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे में बेतवा था, ये सब सोन नदी में मिलता है। देखो सोन नदी में मिल गया आर पर, और फिर यहां से आपको घाघरा में मतलब गंगा नदी में मिल जाता है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। जैसे में ये बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों की वजह से उनका जल जब मिल जाता है तो परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व के दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का में जाएगी और वहां से बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये जो फरक्का जो जगह है पश्चिम बंगाल का, ये सबसे उत्तरी भाग है। किसका?
सबसे उत्तरी भाग है किसका? गंगा डेल्टा का। और ये सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी बिंदु भी है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाते हैं। यहाँ से नदी दो भागों में बट जाती है। एक का नाम है भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है। क्या है? वितरिका है। दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा का मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर से सुनो, दक्षिण की तरफ बहती है ये नदी, फिर दक्षिण की तरफ बहेगी और दक्षिण की तरफ बहते हुए डेल्टा के मैदान से, डेल्टा बनाते हुए मैदान के रास्ते से, मैदान वाले ये बिहार वाले मैदान मत समझ लेना, भूमिगत रास्ते से होते हुए वह बंगाल की खाड़ी में गिरकर समुद्र में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है। अब देखो, मुख्य धारा दक्षिण, अब पूरब जाएगी, पूरब से फिर दक्षिण जाएगी ना, तो दक्षिण की तरफ बहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद से एक जो नदी है मुख्य धारा, वो बांग्लादेश में जाती है, उसमें जाएगी एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। और फिर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक दूसरे में आकर मिल जाता है, जो बांग्लादेश में उसका संगम होता है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाते हैं। और अंतिम चरण जब होता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर मिलती है, संगम होता है, विलीन होता है, उसको मेघना के नाम से जानी जाती है। उस क्षेत्र को मेघना, मतलब उस संगम को मेघना संगम के नाम से भी जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी, देखो, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल जब मिलता है तो उसको वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर से वह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो बे ऑफ बंगाल में, जो आपको मिल जाएगा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब याद रहेगा सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? बंगाल के खाड़ी के पास है, याद रखना, बस इतना याद रखना कि बंगाल के खाड़ी के पास है। चलिए, क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदर पादप से लिया गया है। सुंदर पादप क्या? जड़ी बूटी, वनस्पति और भी बहुत सारे चीज वहां पे पाए जाते हैं। पाए जाने वाले चीज को पादप बोलते हैं। उसके जगह से लिया गया है सुंदर, और डेल्टा तो अलग है। सुंदर और नदी है, और नदी हो गया और जंगल हो गया, तो सुंदर और वन, तो सुंदर वन और डेल्टा का निर्माण करता है एक बहुत बड़ा एरिया का, तो डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। क्या है? सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। और जो बंगाल के जंगलों में, सुंदरवन डेल्टा के जंगलों में रॉयल टाइगर, राजसीय टाइगर भी वहीं पर पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। मतलब गंगा की लंबाई का अंदाजा अभी तक लगाया नहीं जा सकता। एक तरह से लंबाई लगाया भी गया है, 6000 किलोमीटर तक है। 6000 से 8000 किलोमीटर के बीच में गंगा की लंबाई है, तो 8000 किलोमीटर कम नहीं होता है। तो गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? जरूर पहचान सकते हैं देखकर। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है। वो क्या है? जल विभाजक पर स्थित है। कौन सा? फिर से सुनो यहां से। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच
जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन डेल्टा तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। अब देखो अंबाला से निकलेंगे तो अंबाला में सुंदरवन डेल्टा है। अंबाला बहुत सारे जगह भी हैं, लेकिन सुंदरवन अंबाला डेल्टा जगह सर्च करोगे तो वहां का राज्य का नाम मालूम चलेगा। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की जो लंबाई है उसको 1800 किलोमीटर, तो 2500 में 1800 जोड़ दो, 4000 प्लस हो गया, और फिर 4000 प्लस कहीं दूसरे से जोड़ दो, आता है करीबन 8000 किलोमीटर लंबा है गंगा नदी अपना। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है, और गिरावट का जगह 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। 1800 किलोमीटर आप क्रॉस करते हो तो 6 किलोमीटर जब जाओगे तो 1 मीटर ही नीचे धंसेगा। मतलब वो नदी का घाट 1 मीटर मतलब क्या, 2 हाथ ही वो नीचे धंसा है वहां से। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं, जिसके वजह से बड़े बड़े क्षेत्र बन जाते हैं, बड़े बड़े जगह बन जाते हैं, बड़े बड़े जंगल बन जाते हैं। तो यही एक कारण है कि 1800 किलोमीटर में समझ लो जंगल ही है। इसी के वजह से तो सुंदरवन डेल्टा को सबसे बड़ा डेल्टा विश्व की माना जाता है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी किससे किससे मिलाकर बना है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। कहां से? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है, क्योंकि ये चाइना से होते हुए हिंदुस्तान में आता है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। ये हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गरज के माध्यम से प्रवेश करती है। और यू का अक्षर बनाते हुए ये नदी कहां से? बारवा शिखर से, भारत के बारवा शिखर से वे यू का शेप बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते प्रवेश करती है। एकदम गरज के साथ, एकदम आवाज के साथ वो प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में उस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग लोहित केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, और ये फिर आकर असम में आकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में संगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। हर जगह पर अलग अलग नाम है। तिब्बत में उसको संगपो कहा जाता है, और बांग्लादेश में उसको जमुना कहा जाता है। जमुना नदी, इधर यमुना उधर जमुना। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत वाला जो एरिया है वहां पर हमेशा ठंडा और बर्फीला क्षेत्र है। अतः यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। देखो, जल भी बहुत कम होता है क्योंकि बर्फ ही होता है, और सिल्ट में क्या होता है? एक पानी का नॉर्मल नहीं होता है, एकदम बहुत ठंडा होता है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। जल बढ़ जाता है क्योंकि बारिश के रास्ते से होकर आती है, और सिल्ट इसलिए बढ़ जाता है, सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे भारत में आते हुए उसको बहुत सारी जड़ी बूटियों का रास्ता भी मिल जाता है, उसके होते हुए अंदर से आती है। गंगा नदी के नीचे बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक
गुफित नदी के रूप में बहती है। किसमें? गुम्फित नदी, मतलब बहुत सारे धाराओं में बढ़ जाती है और पहाड़ों के अंदर से होते हुए एक गुफा के निर्माण करके उसी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है और बहुत सारे द्वीपों का निर्माण करती है, नदियों का भी निर्माण करती है, क्योंकि गुम्फत हो जाती है, अलग अलग बाटों में बढ़ जाती है। कोई पहाड़ के रास्ते से निकल गया, कोई दो गांवों के रास्ते से निकल गया, गांव को बीच में छोड़ते हुए वे बहुत सारे नदियों का निर्माण करती है, द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? याद है तो जरूर बताना। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में, पानी जब बरसता है वर्षा ऋतु में, यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत उत्तर भारत के अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब सिल्ट होता क्या है? सिल्ट की मैं पूरी डिफिनीशन अभी देंगे, क्योंकि सिल्ट बार बार आ रहा है, मतलब सिल्ट के बारे में जानना जरूरी होता है ना। सिल्ट के बारे में मैं अपने मन से कुछ भी बता दूं, कैसे? आप सिल्ट के बारे में जानो। चलिए आपको सिल्ट का मतलब ही बताते हैं। सिल्ट मीनिंग इन हिंदी, सिल्ट को हिंदी में कहते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है, सिल्ट का हिंदी अर्थ मतलब होता है समानार्थक शब्द, विलोम शब्द। उदाहरण आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सिल्ट का मतलब होता है गाद, गंदगी। गंदगी एक मतलब गंदगी वैसा नहीं कि जो कीचड़ ही हो, पहाड़ों के रास्ते से होते हुए आ रहा है तो वहां पे कुछ जड़ी बूटी भी मिल जाएगा। यहाँ पर पढ़ो, सिल्ट ड्रिग, और आपके पास सिलुर सेटिंग, इसको तलछट। आम भाषा में समझो तो यहाँ पर सेंड, उसको मिट्टी जैसा, मतलब एक साफ पानी नहीं, पानी जिस तरह गंदा बहता है ना उस तरह बहने लगता है। जैसे पानी में महीन गाद, महीन गाद क्या? पतला पतला एकदम पूरा मिट्टी का, एकदम पूरा पानी लगता है कि वो मिट्टी को काटते हुए आ रहा है। द वाटर कॉन्स्टेंस फाइन सिल्ट। झील गाद का वनस्पति से लगभग ठोस थी। वो मैंने बोला था ना वनस्पति जैसा ही होता है वो, तो वनस्पति से थोड़ा सा ठोस थी। द लैक ऑफ मोल्स ऑलमोस्ट सॉलिड विथ सिल्ट एंड वेजिटेशन। वो एक तरह से सॉलिड पार्ट है। जिस तरह सोन नदी में आप कंकर देख लोगे, पत्थर देख लोगे, बालू मिल जाएगा, वैसे ही वहां पर भी ये क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारा बाढ़ होता है। बाढ़ होने के कारण बहुत सारा मिट्टी काट कर उसमें ले लेता है। जब मिट्टी काट कर लेता है तो मिट्टी भी उसमें बहने लगती है, मिट्टी के साथ पेड़ पौधे भी बहने लगते हैं, तो ये सब सिल्ट का निर्माण कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी कभी कभी रुक जाता है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है। अब देखो, ये सब बाहर के सब कचरा जब नदी में घुस जाएगा, जब नदी में आ जाएगा तो नदी का सतह तो बढ़ना ही है। गिलास लो, गिलास में एक गिलास पानी लो और उसमें एक पेपर स्टैंप डाल दो। जब पेपर स्टैंप डालोगे तो क्या होगा? गिलास का पानी ऊपर आ जाएगा, गिरने लगेगा। तो वैसे ही नदी का भी होता है, और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बार बार अपने धारा मतलब जिस रास्ते से चलती है उसमें परिवर्तन लाते रहती है। कभी इधर मुड़ जाएगी, कभी उधर मुड़ जाएगी, कभी आगे जाएगी तो फिर मुड़ जाएगी, जिसका कोई ठिकाना नहीं है कि किधर से क्या करेगी। अगले भाग में पढ़ेंगे प्रद्वीपीय नदियां, भाग नंबर 3 में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, नहीं भी है तो भी आप बता सकते हैं कि डाउट क्यों नहीं है, अच्छा पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। ठीक है।